हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कनिष्का है और हम MEC 101 या 001 का यूनिट 13 करेंगे आज, जिसका नाम है पिगोवियन वर्सेस पैरेटियन अप्रोच। तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाले ब्लॉक है। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम, उसमें पिगोवियन ने क्या कहा, पैरेटियन ने क्या कहा, उनकी अप्रोचेस क्या थी, वो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटीज वेलबींग। वेलफेयर इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जो किसके वेलबींग को देखती है, सोसाइटी के वेलबींग को देखती है। सोसाइटी में जितना भी वेलबींग होगा, जितना भी वेलफेयर होगा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पिगोवियन और पैरेटियन दोनों ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पिगोवियन अप्रोच। तो पिगोवियन अप्रोच, ही इज द फाउंडर ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये फाउंडर था वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ही एज्यूम दैट द एम ऑफ द सोशल पॉलिसी इज टू प्रमोट वेलफेयर। उसका ये सोचना था कि जो एम होता है सोसाइटी का, वो प्रमोट करना होता है वेलफेयर, अपने लिए मतलब पूरी सोसाइटी के लिए। पूरा जो सोशल पॉलिसीज होनी चाहिए, एम ऑफ द सोशल पॉलिसी टू प्रमोट वेलफेयर, जो भी सोसाइटी की सोशल पॉलिसी बननी चाहिए उसमें एम उनका यही रहना चाहिए, पर्पस यही रहना चाहिए कि उनको वेलफेयर को प्रमोट करना है। पिगो डील विथ 3 थिंग्स। पिगो ने पूरे यूनिट में ही मतलब अपने थ्योरी में ही 3 थिंग्स से डील की है। वो तीनों क्या है, मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर, एंड थर्ड पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर इंक्रीजिंग वेलफेयर। तो हम भी ये तीनों चीज़ें इस यूनिट में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स वेलफेयर से पहले हमें इंडिविजुअल का वेलफेयर देखना है, फिर सोशल वेलफेयर देखना है, फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक का वेलफेयर क्या होता है। तो इंडिविजुअल वेलफेयर क्या होता है, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम गुड एंड सर्विसेज खरीदते हैं उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या हमारे यूटिलिटी लेवल हमें अप्रोच हो जाता है, मतलब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल वेलफेयर। इंडिविजुअल जैसे हम इंडिविजुअल हैं, हम जाके कुछ परचेज करते हैं, उससे हमारी कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल होता है जिसको हम यूटिलिटी में काउंट करते हैं। तो अगर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए या सेटिस्फैक्शन हमारा ऑब्टेन हो जाए उस गुड्स और सर्विसेज से, तो हमारा इंडिविजुअल का वेलफेयर माना जाता है। अब सोशल वेलफेयर देखते हैं क्या होता है, सबमिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेवल। जितने भी इंडिविजुअल पर्पसेस पे, मतलब इंडिविजुअल लेवल में जितने भी वेलफेयर आ रहे हैं, जितने भी यूटिलिटी लेवल या सेटिस्फेक्शन लेवल को अप्रोच कर रहे हैं, अगर उनका हम सम कर देते हैं, सबमिशन ले लेते हैं, उन सबको ऐड करके एक ग्राफ निकालते हैं या एक डाटा निकालते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर हो गया, इंडिविजुअल वेलफेयर हो गया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर दैट कैन बी बॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मेजरमेंट ऑफ मनी। ये सोशल वेलफेयर का एक पार्ट है जिसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी की मेजर से काउंट करते हैं। जैसे भी मनी, सोशल वेलफेयर में जितना भी मनी का पार्ट है, मनी जिसमें मेजर कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो सोशल वेलफेयर के पार्ट से निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये पिगो की डेफिनेशन थी इकोनॉमिक वेलफेयर को लेके। अब हम आगे देखते हैं पिगो ने क्या कंडीशंस रखी थी कि हमारा वेलफेयर मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है। तो पिगो की फर्स्ट कंडीशन थी कि जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी उससे हमारा वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन यही रखी थी कि इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाने के लिए या वेलफेयर इंडिविजुअल का भी बढ़ाने के लिए हमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये उसकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन, नेशनल इनकम इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर। अब वेलफेयर तो निकल गया, अब वो इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए भी नेशनल इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये उसकी दूसरी कंडीशन थी कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेलफेयर का, तो हम नेशनल इनकम को इक्वली अपना डिटर्मिनेंट या कंपोनेंट लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिफ्रेंशिएट प्राइवेट सोशल मार्जिनल कॉस्ट। उसने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब उसमें दो टर्म्स बताई थी, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट। इसमें उसने डिफ्रेंशिएट किया कि ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। तो हम भी ये देखते हैं। तो पहले देखेंगे प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। जब हम एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कॉस्ट को बोलेंगे प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। और सोशल मार्जिनल कॉस्ट,
एक्सपेंस और डैमेज अकरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। अब हम एक यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो हमें डैमेज आता है या जो हमें खर्चा आता है एक्सटर्नल कॉस्ट को भी लेके उसको हम सोशल मार्जिनल कॉस्ट में डिराइव करते हैं, निकालते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस बहुत इजी है। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट वही कि एक एडिशनल यूनिट पे जितनी हमारी कॉस्ट हो रही है प्रोड्यूसिंग की वो हो गई प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, और सोशल मार्जिनल कॉस्ट उसी एक एडिशनल यूनिट पे कमोडिटी पे जो हमारी डैमेज हो रहा है या जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं एक्सटर्नल कॉस्ट को भी मिला के, तो वो हो जाएगी सोशल मार्जिनल कॉस्ट। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्राइवेट कॉस्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है। प्राइवेट कॉस्ट को मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट प्रोडक्ट, मार्जिनल प्राइवेट नेट कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट नेट प्रोडक्ट, प्राइवेट प्रोडक्ट। अब इन सब नामों से प्राइवेट कॉस्ट को जाना जाता है, या मार्जिनल अगर बीच में भी आ जाए तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट भी बन सकता है। ये सारे सेम ही हैं, सेम फैक्टर्स हैं, जिनका मतलब है कि एडिशनल यूनिट खरीदने पे कितना हम कॉस्ट कर रहे हैं। और सोशल मार्जिनल कॉस्ट के भी ऐसे ही सेम अलग अलग नाम हैं। सोशल प्रोडक्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल प्रोडक्ट, मार्जिनल सोशल नेट कॉस्ट, मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट। तो ये भी वही होता है कि उस एडिशनल यूनिट को हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे हमारा डैमेज या एक्सपेंस क्या आ रहा है एक्सटर्नल कॉस्ट को काउंट करके। इसको अब हमें एग्जाम्पल से देख लेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टर्म्स मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि पेपर में किसी भी फॉर्म में पूछ लेता है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉस्ट पता है या मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट पता है और उसने पूछ लिया प्राइवेट मार्जिनल नेट प्रोडक्ट से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये सारे ही सेम होते हैं। ऐसे ही सोशल के भी सारे ही सेम होते हैं, अलग अलग नाम से पेपर में पूछ सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट या सोशल मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। If the production cost rise from 1 lakh rupees to 1,500,000 as one more unit of the good is produced। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने रखी थी अपनी प्रोडक्शन की वो 1 लाख रुपीज़ थी, पर प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज कर दी उन्होंने, प्रोड्यूस कर दी, तो उससे अब हमारी कॉस्ट हो गई 1,05,000 रुपीज़। तो ये जो 1 लाख और 1,05,000 में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 500 रुपीज़ का। तो ये जो 500 रुपीज़ है ना, यही हुई हमारी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जिसमें मैं बोल रही थी कि एक एडिशनल यूनिट खरीदने पे जो हमारा खर्चा आता है, तो हमारा खर्चा पहले हो रहा था 1 लाख रुपए, अब हमारा 1,05,000 रुपये हो रहा है, तो 500 रुपये ज़्यादा हो रहा है, तो वही हो गया मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। अब ये तो हो गई मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट की बात। अब हम देखते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, इससे कैसे रिलेटेड है या इससे कैसे डिफरेंट है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो इट कॉस्ट अ प्रोड्यूसर 500 रुपीज़ टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड। एक गुड अगर वो एडिशनल प्रोड्यूस करता है कोई प्रोड्यूसर, तो उसको प्रोड्यूस करने में उसको 500 रुपये खर्चा ज़्यादा आ रहा है। व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज़ प्रोड्यूस, जैसे ही एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होती है, देन दिस कॉस्ट पॉल्यूशन, तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा होगा। पहले अगर उसका 1 लाख रुपए प्रोड्यूसिंग यूनिट थी, उसमें उसने पॉल्यूशन का भी खर्चा डाल के रखा होगा कि वो टैक्स के रूप में उसे पे कर देगा, पर अब ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब 500 रुपीज़ का उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 500 रुपीज़ ज़्यादा देने से उसको एक एडिशनल यूनिट उसने ज़्यादा प्रोड्यूस की है, तो उससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो पॉल्यूशन से क्या होगा, पॉल्यूशन इज एमिटेड विच कॉज 250 डैमेज टू द सोसाइटी। अब हम बात कर रहे थे ना कि सोशल मार्जिनल कॉस्ट में हम डैमेज या एक्सपेंस को काउंट करते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट को भी। तो एक्सटर्नल कॉस्ट वही होती है जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। जैसे मेरी एक फर्म है तो मैं उसमें प्रोड्यूस कर रही हूँ, अब मेरे साथ में एक घर है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होगी ना, उनको पॉल्यूशन वगैरह से बहुत दिक्कत होगी, पॉल्यूशन एमिट हो रहा है, तो उससे उन्हें बहुत बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी मैं उन्हें पे करूँगी 250 रुपीज़। तो जैसे कि पॉल्यूशन का एमिट हमने कर दिया ज़्यादा एक एडिशनल यूनिट पे, तो हमें 250 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ रहे हैं हम। Now the marginal social cost of production is the producer cost plus the external cost। अब जो marginal social cost होता है ना, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर का कॉस्ट। प्रोड्यूसर का कॉस्ट क्या आ रहा था 500, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो हमारा खर्चा हुआ था 500 रुपीज़। अब उसमें हम एक्सटर्नल कॉस्ट जोड़ देते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब पॉल्यूशन का, जो हम पॉल्यूशन करके सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे 250 रुपीज़। तो अब सोशल कॉस्ट क्या हो गई, मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई
750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ कैसे आया, 500 प्लस 250। अब यहाँ पे 500 अगर हम देखें तो वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। वो प्राइवेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको खुद ही पे कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। और इसका नाम सोशल इसलिए है कि सोसाइटी को नुकसान पहुँचता है, इसलिए हम एक्सटर्नल कॉस्ट को इंक्लूड करके उसको 750 रुपीज़ दे रहे हैं, इसलिए सोशल कॉस्ट हो गई, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। आई होप आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार खुद रीड कर लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं उसकी थर्ड बात, जो पिगू ने थर्ड बात कही थी ना। फर्स्ट तो ये थी कि मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो हमने देख लिया। फिर उसने 2 कंडीशन कही थी कि जिससे वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है, वो भी हमने देख लिया। अब हम थर्ड देखते हैं। उसने बोला था पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर इंक्रीजिंग वेलफेयर। ये वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए उसने कौन सी पॉलिसी का रिकमेंड किया है वो हम देखेंगे। तो ही रिकमेंडेड अ स्टेट शुड इक्वलाइज द मार्जिनल प्राइवेट नेट कॉस्ट और कॉस्ट टू द मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अब इसने क्या रिकमेंड किया कि कोई भी स्टेट है, स्टेट को मार्जिनल प्राइवेट नेट कॉस्ट और सोशल प्राइवेट नेट कॉस्ट को इक्वल करना चाहिए, इक्वलाइज करना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। अगर किसी का ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या करेगा। इफ़ इन एन इंडस्ट्री प्राइवेट नेट प्रोडक्ट इज़ मोर, अगर किसी इंडस्ट्री का प्राइवेट नेट प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब प्राइवेट नेट प्रोडक्ट्स का मतलब कि हम अगर हमें खर्चा करना था 1 लाख, तो हमारा 1,05,000 रुपये हो गया, 500 रुपये एक्स्ट्रा यूनिट हो गया, तो उसका क्या करेंगे 500 रुपीज़ का, देन इट शुड बी टैक्स्ड। तो उससे हम टैक्स लेंगे। टैक्स क्यों लेंगे, क्योंकि सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम उससे टैक्स वसूल लेंगे, तो हमारा भी उससे काम हो जाएगा और सोसाइटी भी हैप्पी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम डील कर लेते हैं अपने और गवर्नमेंट या सोसाइटी के बीच में। और दूसरी तरफ देखते हैं, इफ़ इन एन इंडस्ट्री मार्जिनल प्राइवेट नेट प्रोडक्ट और कॉस्ट इज़ लेस, अगर मार्जिनल प्राइवेट नेट प्रोडक्ट लेस है, कम है, तो उसमें क्या करेगी इंडस्ट्री, उस केस में क्या करेगी, देन इट ऑट टू बी सब्सिडाइज, उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको हम सब्सिडी देंगे कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अगर उसकी लेस आ रही है ना कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन अगर उन्हें 1 लाख रुपए का करना था पर अभी 90,000 का आया है, उन्हें अभी 10,000 की और ज़रूरत है, तो 10,000 उन्हें सरकार देगी, उन्हें सब्सिडाइज किया जाएगा इसके लिए। तो ये इसने पॉलिसी रिकमेंडेशन की थी कि आपको गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो मार्जिनल प्राइवेट नेट कॉस्ट को और सोशल नेट कॉस्ट को इक्वल कर सके, इक्वलाइज कर सके, ताकि सोसाइटी में कोई भी नुकसान ना आए। अब हम देखते हैं, पिगू ने एक टर्म लिखी थी आइडियल आउटपुट। तो ये आइडियल आउटपुट किसे कहा गया था, आइडियल आउटपुट, इसे पिगू ने आइडियल एलोकेशन भी बोला है। तो आइडियल एलोकेशन या आइडियल आउटपुट क्या होता है, when the values of marginal social net product are equal in all the industry, जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें सभी में मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट इक्वल है, देन आर टोटल नेशनल इनकम विल इंक्रीज एज वेल। अब इस सब में इक्वल है तो हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पिगू ने कंडीशन रखी थी ना कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो वेलफेयर इंक्रीज होगा, तो एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ऐसे ही हमारा वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। जब सारी मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल होंगी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट सभी इंडस्ट्री की इक्वल होंगी, तो हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होगा और नेशनल इनकम इंक्रीज होने से हमारा वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है आइडियल आउटपुट या आइडियल सिचुएशन या आइडियल एलोकेशन, आप इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। अब इसमें ऑब्स्टिकल भी आए थे। पिगू ने जो रिकमेंडेशन दी थी, पिगू ने जो पॉलिसी दी थी, उसमें ऑब्स्टिकल क्या क्या है, तो वो 2 ऑब्स्टिकल हैं, वो हम पढ़ लेंगे। तो 2 ऑब्स्टिकल क्या क्या हैं, ऑब्स्टिकल को नाम दिया था ऑब्स्टिकल टू फ्री मूवमेंट। ऑब्स्टिकल का मतलब जो भी उसमें दिक्कतें आई थी, तो 2 दिक्कतें आई थी। ऑब्स्टिकल टू फ्री मूवमेंट आर कंपोज्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ मूवमेंट एंड इम्परफेक्ट नॉलेज। यही 2 सिचुएशन थी जो पिगू के पॉलिसी मेकिंग में आई थी, जिन्होंने दिक्कत करी थी, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट और इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि सामने वाले को पूरी नॉलेज नहीं है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, और कम प्रोड्यूस करेंगे तो हम सब्सिडी ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करके भी सब्सिडी को ले सकते हैं, अपने फ़ायदा होगा उसमें। तो इसमें इम्परफेक्ट नॉलेज रहती थी सामने वाले को। एंड लास्ट में कॉस्ट ऑफ मूवमेंट। अब हम गुड्स इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ मूवमेंट कहीं पे पिगू ने इंक्लूड ही नहीं करा था, कि उसने ये तो बता दिया था कि प्रोड्यूस करने से अगर हम एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस और कर लेंगे तो हमें
टैक्स देना पड़ेगा उसका, पर कॉस्ट ऑफ मूवमेंट उसने इंक्लूड नहीं की थी, तो ये उसके लिए दिक्कत आ गई थी। तो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ले जाने के लिए कॉस्ट ऑफ मूवमेंट कहा गया है, जिसको ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहा गया था। तो यही दो ऑब्स्टिकल थे फ्री मूवमेंट के जो बिगू के केस में आए थे, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट और इम्परफेक्ट नॉलेज। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो बिगू का कॉन्सेप्ट पूरा। अगर आप इसे पढ़ के आपको पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लेंथी आपको लिखना होता है, तो आप इसी को बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं और आप अपनी बुक रीड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको यूनिट समझा दी है, अब आप बुक रीड करिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।